हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 9th ऑफ एनसीईआरटी बुक। यस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है क्लास 9th का, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। और उस चैप्टर का नाम क्या है? यस, बिल्कुल सही, उसका नाम है नंबर सिस्टम। अब तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ लिया होगा, तो कहीं पर कोई भी डाउट है उसको आज हम क्लियर करेंगे, है ना। हम चैप्टर नंबर 1 को लेके चल रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने स्कूल में शायद पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 1। फिर भी कोई डाउट हो तो आपका यहाँ इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। आपके इस चैप्टर में इरेशनल इरेशनल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। उनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपको कोई दो नंबर दे दिए जाएं तो उसके अंदर उसके बिटवीन अगर आपको कोई भी 2 नंबर्स दे रखे हैं, रेशनल दे रखे हो या इरेशनल दे रखे हो, उसके बीच का इरेशनल या रेशनल कुछ भी नंबर आपको फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे। जो नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे उन नंबर्स की बात की, जो रेशनल नंबर हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ टर्म आपने 8th क्लास में पढ़ ली थी और कुछ टर्म आप यहाँ पर पढ़ोगे। थोड़ा सा टच करेगा ये वाला जो चैप्टर है, वो एक्सपोनेंट वाली जो हमने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था उसकी एक एक्सरसाइज है यहाँ पर आपकी। तो बाकी 8th में जो पढ़ा था वो शायद ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन शायद ज़्यादा अच्छे हैं इसके कंपैरिजन में, एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। बाकी एग्जाम्पलर में आपको काफ़ी बड़े क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो चलिए आज सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है आपका इस चैप्टर का उसको डिस्कस करते हैं, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी सी बन जाए। तो देखिए, बिल्कुल ईजी सी एक्सप्लेनेशन है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी देरी के पहुंच जाए, है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, चैप्टर क्या है हमारे पास? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम मतलब जितने भी हमारे पास नंबर हैं हमें सबसे पहले उनकी टाइप्स पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चैप्टर में सिर्फ रेशनल और इरेशनल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ डायरेक्ट करें और डायरेक्ट रेशनल और इरेशनल की बात करने लग जाए, नहीं। उससे पहले बाकी के नंबर्स क्या हैं उन सबको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब का रिलेशन भी यहाँ आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, सबसे पहले क्या नंबर आता है। आप ये 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले नंबर आता है n। n मीन्स नेचुरल नंबर्स। तो n होते हैं मेरे पास नेचुरल नंबर्स। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। n हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। यस, बिल्कुल सही। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हमारे पास हैं हम उनको बोलेंगे वो क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर्स है। जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हो गए मेरे पास? नेचुरल नंबर्स। क्या नेचुरल नंबर्स काउंटेबल होते हैं? जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए, क्या नेचुरल नंबर्स काउंटेबल होते हैं? नहीं, नेचुरल नंबर्स काउंटेबल नहीं होते। हमें लास्ट काउंटिंग क्या होती है नहीं पता। वो क्या है? नहीं पता। अनडिफाइंड, इनफाइनाइट है ना। कैसे? इनफाइनाइट है, सॉरी अनडिफाइंड नहीं, इनफाइनाइट है। मतलब हमें लास्ट का नंबर नहीं पता कितना है। हमें पता है कि हाँ 1000, उसके बाद 100,000, लाख, 10 लाख, ऐसे पता है। लास्ट नंबर क्या आएगा ये नहीं पता, क्योंकि वो आगे अरब आगे चलता ही जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारे पास n, यानी कि नेचुरल नंबर हो गया हमारे पास। सेकंड बात करते हैं, नेचुरल नंबर के बाद क्या नंबर आता है हमारे पास? नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारे पास वोल नंबर, है ना। अब वोल नंबर्स क्या है? जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं अगर उनको जीरो भी उनके अंदर ऐड कर दिया जाए, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड वोल नंबर्स। क्या कह रहा है? जितने भी काउंटिंग नंबर्स है अगर उनको जीरो को भी उनके साथ ले लिया जाए तो हम क्या बोलेंगे? वो नंबर्स कैसे हो गए? वोल नंबर्स। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, और अगर उनके अंदर एक ज़ीरो को भी ऐड कर दिया जाए, उसको जीरो को भी ऐड कर दिया तो वो बन गया वोल नंबर। उसके बाद क्या नंबर आता है? उसके बाद आता है इंटीजर। और इंटीजर को देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा z, यहाँ पर मैं 2 नाम लिख रही हूँ, i और z। इंटीजर जो है हमारे पास उसको हम 2 नाम से लिख सकते हैं, क्या? i और z। इंटीजर
आई और जेड से डिनोट होते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइए मुझे। इंटीजर्स होते हैं कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, राइट। अगर हम नंबर लाइन की बात करें यहाँ पर, तो ये ज़ीरो है, ठीक है, स्टार्टिंग तो ज़ीरो से होती है, और ये आ गया मेरे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। इधर नेगेटिव नंबर्स आ गए, यही होता है नंबर लाइन पर, बीच में क्या आ गया, ज़ीरो। अगर हम इस साइड जाते हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर, इस साइड आते हैं तो सारे नेगेटिव नंबर। तो अब अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात करें तो ये सारे नंबर्स नेचुरल हो गए, राइट। होल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गया, और इंटीजर्स क्या हुआ, सारे नंबर ये ले लिए उसने और सारे नंबर ये ले लिए और साथ में ज़ीरो को भी ले लिया, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इंटीजर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटीजर को हम आई और जेड से डिनोट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डिनोट करूँगी यहाँ पर जेड से। रीज़न सुनिए क्यों करूँगी मैं सिर्फ जेड से, वो इसलिए क्योंकि आगे जब आप, अब तक आपने सिर्फ रेशनल नंबर पढ़ा था 8th क्लास तक, तो वहाँ पर रेशनल नंबर था, आई का कहीं कोई काम नहीं था। अब आप पढ़ोगे इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल को हम डिनोट करते हैं आई से, और फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज। सो उस कन्फ्यूज़न से दूर रहने के लिए मैंने यहाँ पे क्या शो किया, जेड को, इंटीजर्स को मैंने जेड से शो कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब छोटे लेवल की बात करते हैं ना सिर्फ रेशनल नंबर तक, तो आई और जेड दोनों से हम समझ जाते हैं कि ये इंटीजर की बात हो रही है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में आ गए तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे आई इरेशनल था या इंटीजर था, राइट। वैसे इतनी कॉमन सेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिख जाती है कि ये बात किसकी कर रहा है, इंटीजर की कर रहा है या फिर इरेशनल की। तो देखिए भाई, इंटीजर्स नंबर्स क्या हो गए, सारे के सारे नेगेटिव, यानी आप यहाँ पर बोलोगे -2 -1 0 1 एंड 2, यानी सारे नेगेटिव, ज़ीरो एंड सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो ये क्या आ गए अब मेरे पास, इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब इंटीजर्स के बाद क्या नंबर आए मेरे पास, इंटीजर्स के बाद आ जाएंगे मेरे पास, यस बोलिए, देखो नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, मतलब मैंने सिंपल नंबर ले लिए, साथ में ज़ीरो ले लिया, साथ में नेगेटिव नंबर ले लिए। तो अब बात बचते हैं आप फ्रैक्शनल नंबर। तो अब क्या आएंगे, फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर का कोई, क्योंकि फ्रैक्शनल और रेशनल को जब इकट्ठा ही लिख देते हैं, वहाँ पर बात आ जाएगी रेशनल नंबर की। क्या आ जाएगी, रेशनल। लेकिन मैं यहाँ पर आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगी कि फ्रैक्शन नंबर और रेशनल नंबर क्या होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर Q क्या है, नॉन ज़ीरो है, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्या कह रहा है, आर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेशनल नंबर मतलब, रेशनल नंबर का मतलब है, मैं यहाँ पे लिखूँ -1/2, 3/2, 7/14 या 7/41, एनीथिंग, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, रेशनल नंबर्स है। क्या कह रहे हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर डिनोमिनेटर, Q क्या है, डिनोमिनेटर, सो वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और जहाँ पर P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स, मीन्स वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। समझ में आया। तो ये आ गया मेरे पास रेशनल नंबर। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0, तो क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। मैं यहाँ पे लिख दूँ -2, तो क्या -2 एक रेशनल नंबर है। तो आधे से ज़्यादा बच्चों का जवाब होगा नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन बेटा ध्यान से देखिए कि मैंने बोला 0 और -2, क्या ये रेशनल नंबर है, अरे ऑब्वियसली है, क्यों है सॉरी, बिल्कुल है, क्यों है, वो इसलिए कि अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ, तो क्या ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे, रेशनल नंबर की कर रहे हैं ना। ये क्या कह रहे हैं, P/Q, भाई P/Q की फॉर्म में है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, P और Q दोनों इंटीजर है, 0 1 -2 1, ये तो इंटीजर्स हैं। तो क्या आप इनको देख के ये मत बोलो कि ये सिंपल नंबर्स है, 0 -2 तो इंटीजर्स हैं, ये तो 0 तो होल नंबर है
है, लेकिन आप इसको रेशनल भी लिख सकते हो क्योंकि ये इसकी भी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर है या वोल, इंटीजर में तो सब कुछ ही आ गया उन दोनों का। तो ये सारे नंबर्स भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये मिस्टेक मत करना। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए रेशनल आपने पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पर एक बार आपको फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, वो भी P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, वो भी P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर Q क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि P और जो Q है वो क्या होंगे, आर होल नंबर्स। वो कैसे नंबर्स होंगे, वो होल नंबर्स होंगे। समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं कि भाई देखो P अपॉन Q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तो लिख दो, ठीक है, 1/2, 3/4, यानी आपने फ्रैक्शन तो कर दिया, किसी नंबर के एक पार्ट के रूप में तो लिख दिया उसको। लेकिन फ्रैक्शनल क्या होंगे, जहाँ पर P और Q दोनों के दोनों होल नंबर होंगे, और यहाँ पर रेशनल में क्या होगा कि वो इंटीजर होगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आ सकता है इन केस ऑफ रेशनल नंबर। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी था, क्योंकि कई बार MCQ आपसे पूछ लिया जाता है और फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो कि ये नंबर तो रेशनल ही है, ये तो इर्रेशनल ही है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी कि अगर आप 0 की बात करते हो, -1 की बात करते हो, तो ये भी क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। नहीं, 0 क्या है, फ्रैक्शन है। अगर 1 की बात करूँ तो 1 भी क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, बट -1 नहीं, क्योंकि उसने बोला था ये होल नंबर होने चाहिए, लेकिन -1 तो क्या है, इंटीजर। तो बार बार ये चीज़ें मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों के साथ आती है। तो मैं चाहती हूँ कि देखो कोई भी, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट ना रहे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद नंबर सिस्टम में आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर करते हुए चलिए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1/2 क्या होगा, 0 और 1 का हाफ, तो भाई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो 1/2। तो इस टाइप से हम इनकी क्या कर देंगे, रिप्रेजेंटेशन, और ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ी थी। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं मेन जो आपके सिलेबस में है। रेशनल तो आप फिर भी 8th में पढ़ चुके थे, सिलेबस में ये भी है आपके में। अब बात करेंगे मेन क्या है, इर्रेशनल नंबर। आई मीन्स इर्रेशनल, तो ये आ गया मेरे पास इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं, आप बोल सकते हो इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, आप लिख सकते हो यहाँ पर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते वो नंबर कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पर भी कंडीशन वही होती है कि Q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए मैंने आपको रेशनल में भी बताया, फ्रैक्शन में भी बताया, P/Q। तो P/Q ये है, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 तो ठीक है, रेशनल हो गया, लेकिन मैं 1/0 अगर यहाँ पर लिख रही हूँ तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इसको आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। ये नंबर कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। इस नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इस नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या बोल रहे हो कि ये नॉट डिफाइंड है। जब आप हाई क्लासेस में हो जाओगे 12th में तो आपको ये इसकी सारी 0/0 1/0 की जो फॉर्म है, आपको ∞/∞ वो सारी फॉर्म आपको पता चल जाएगी। तो अभी इतना लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका मतलब ये कि नीचे डिनोमिनेटर अगर आ गया तो टर्म्स कैसी हो जाएंगी, नॉट डिफाइंड, कि हम उनको सोल्व नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इरेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे Q क्या होगा, नॉन 0। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। देखिए जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 4 है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4, 2 का। 9 किसका है, 3 का, तो 9 का स्क्वायर रूट निकाला तो 3 आ गया। क्या 2 का कोई किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं है, तो √2, √3। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे, उनका रूट हमेशा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सेकंड जो वैल्यू है पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर है, तो पाई की वैल्यू हो गई, सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, ये क्या है हमारे पास,
इर्रेशनल नंबर है। अब थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। हमने इतना तो पढ़ लिया और ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करने की ज़रूरत है तो आप इसको यहीं पर पॉज करके और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इससे आगे देखिए, रेशनल और इरेशनल पे ये तो हमने डायरेक्ट मोटा मोटा बोलते हैं ना, मोटा मोटा देख लिया कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है नहीं है, और डायरेक्ट हमने बोल दिया ये रेशनल ये इरेशनल। लेकिन अब इसको गहराई से पढ़ेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, आपने नॉर्मल सा तो 8th में पढ़ लिया था, लेकिन आप डिटेल से पढ़ेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हाँ रेशनल इरेशनल पढ़ लिया, उसके बाद बात करते हैं रियल नंबर्स की। उसके बाद किसकी बात करते हैं हम? रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई? रियल नंबर्स बता दो मुझे जल्दी से क्या होते हैं। देखिए, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स का कलेक्शन जो है ना वो रियल नंबर होता है। जैसे उसकी अगर मान लो मेरे पास एक बास्केट है और मैं उसके अंदर नंबर्स को फिल कर रही हूँ, तो कैसे करूँगी? उसके अंदर नेचुरल नंबर आएंगे, उसी नेचुरल नंबर में मैंने 0 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास अब उस बास्केट में क्या बच गया? क्या बना? होल नंबर आ गया। नेचुरल नंबर उसके अंदर है, 0 ऐड करते ही होल नंबर आ गए। अब मैं बोल रही हूँ भाई उसके अंदर क्या कर दो? नेगेटिव नंबर्स भी डाल दो, डाल दिए, तो वो क्या बन गया? बास्केट के अंदर क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब मैंने बोला उसमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म के नंबर्स भी ऐड कर दो, कर दिया, क्या बन गया? रेशनल नंबर्स भी बन गए। अब मैं कह रही हूँ उसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी ऐड कर दो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। वो नंबर्स कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। मैं कह रही हूँ वो नंबर भी इस बास्केट के अंदर ऐड कर दो। तो अब जो बास्केट के अंदर नंबर्स हैं वो क्या बने? अब वो नंबर्स बन गए हमारे पास रियल नंबर्स। कैसे नंबर्स बन गए हमारे पास? वो बन गए रियल नंबर। इरेशनल और रेशनल नंबर में कैसे चेक करेंगे कि नंबर रेशनल है इरेशनल? अब देखिए, टोटल नंबर मैंने बोला क्या है? नंबर रियल नंबर्स है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया जाएगा तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे कि ये इरेशनल है या रेशनल है? तो यहाँ पे देखो 2 केसेस बनेंगे। क्या? या तो मान लो मेरे को नंबर दे दिया यहाँ पे 1/7 दे दिया, ठीक है, या मेरे को नंबर दे दिया यहाँ पे 5/2 दे दिया। तो अब देखो, या तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स को किस फॉर्म में देख रहे हैं हम? डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में देख रहे हैं। तो वो नंबर सिर्फ 2 टाइप का होगा, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से समझना मैं क्या समझा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर मुझे कोई भी फ्रैक्शनल रेशनल नंबर क्या था? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था। तो मैं कह रही हूँ अगर मुझे कोई भी रेशो दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया फ्रैक्शन, तो डायरेक्ट पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो आप कैसे चेक करोगे इसको? चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसी के बिहाफ पर हम बोलेंगे कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए, अगर मुझे कोई भी नंबर दे दिया गया तो मैं क्या बोल रही हूँ? उसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में देखूंगी, डेसिमल एक्सपेंशन करूंगी उसका। अगर तो वो टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब है इसका जो रिमाइंडर है ना वो क्या बन जाएगा? 0। रिमाइंडर बिकम्स 0। और अगर वो हुआ नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या बोलेंगे? रिमाइंडर डज नॉट बिकम 0, या फिर हम बोल देंगे नॉट हैविंग रिमाइंडर 0। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है? टर्मिनेटिंग है तो मतलब रिमाइंडर, उसका मतलब क्या है? रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 0। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर डज नॉट बिकम 0, कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बनेगा। टर्मिनेट मतलब उसका आंसर आ जाए और वो टर्म टर्मिनेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 5/2 है भाई, सोल्व करना। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, डेसिमल लगा लो, डेसिमल लगा के निकाल लिया तो 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 2.5। टर्मिनेट हो गई ना टर्म, देखो रिमाइंडर क्या आ गया? 0, तो टर्मिनेट हो गई, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो अगर ऐसे नंबर है जैसे 5/2 है तो वो नंबर कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसका मतलब जो नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं वो नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर हैं। तो ये वाला जो नंबर है मेरे पास, ये नंबर कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, कैसा नंबर होगा?
रेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा नंबर दे दिया जाए 1/7 दे दिया, सोल्व करना भाई, 7 और 1 है, नहीं जाएगा तो मैंने यहाँ पे डेसिमल ले लिया, 7 1 जा 7, कितना बचा 3। अच्छा जी, फिर मैंने 0 ले लिया, 7 कितने बचाएगा, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, फिर मैंने 0 ले लिया। अब देखिए 7 3 जा तो जाएगा नहीं, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, कितने पे जाएगा, 7 7 जा 7 8 जा 7 8 जा 56, कितना आ गया 4 बचा। फिर से 0 लगाइए भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा जा रहा है, 7 5 जा 35, कितना बच गया 5, फिर से 0 लगाओ, कितना बचा 7 7 जा 49, और फिर से क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। तो 1 तो शुरू में ही था ना, यहाँ पर स्पेस नहीं था, बट आपको होपफुली समझ आ गया होगा। क्यों? क्योंकि क्या कर रही हूँ, सिंपल डिवाइड ही तो कर रही हूँ, वो तो आपको आती है या नहीं आती, कितने बच्चों को नहीं आती, सबको आती है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। जब मैं इसको डिवाइड करती जा रही हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ टर्म बचती जा रही है, और मैंने उसको पूरी को सोल्व किया, ठीक है, और पूरी को सोल्व किया तो लास्ट में यहाँ पर फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो मैं आगे सोल्व करूँगी। तो जब अगर यहाँ पे देखो पहले भी तो 1 था, जब यहाँ पे 1 है तो ये फिर से यही टर्म आ जाएगी 2 8 5 7, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे ही सोल्व होगा, ऐसे ही तो सोल्व हो रहा है ना यहाँ पर। तो एक बात समझ में आई आपको यहाँ से कि नंबर कैसे डिपेंड कैसे कर रहे हैं। ये नंबर यहाँ पर बार बार रिपीट हो गए। अब देखिए यहाँ तक ठीक था, अब यहाँ पर वापस से 1 आ गया तो फिर से ये डिजिट रिपीट होगी, फिर से 1 आ गया तो ये रिपीट डिजिट क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। तो देखो वो कह रहा था या तो वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए वहीं पर, उसका रिमाइंडर 0 बन जाए, या फिर वो रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। 2 कंडीशन थी। तो अगर रिमाइंडर 0 बन गया तो वो नंबर कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है अगर रिमाइंडर 0 नहीं बना तो भी यहाँ पर 2 केसेस अराइज होंगे। अब कौन कौन से केस अराइज होंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है तो या तो जो हमारा आंसर आया वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो गया, या फिर वो रिपीट नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन फिर से आएंगे, या तो वो रिपीट होगा या फिर वो रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 1/3 की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ, 1/3 की, भाई सोल्व करना 1/3 को, डेसिमल ही लगा लो क्योंकि डायरेक्ट तो 1 तो छोटा है। तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9, अच्छा जी, फिर से 1 बच गया, एक और डेसिमल निकालो, 3 3 जा 9, फिर से 1, कौन सा घर से जा रहा है, बार बार 0 उतारते रहो और सोल्व करते रहो। क्या हो रहा है, बार बार क्या आया 3, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है। तो सेम ये भी क्या हो गई, इसी का एक और एग्जाम्पल हो गया। अब देखो जो मैंने एग्जाम्पल लिए, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, जो इनका आंसर आ रहा है, जो इनका क्वेश्चन आया, ठीक है, वो क्या आया, रिपीट हो रहा है। 0.33 कितना भी सोल्व करते जाओ ये यही आंसर आपको देता जाएगा, ठीक है। तो यानी ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर था या तो टर्मिनेट हो गया या फिर यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब आप बोलोगे अभी तो आप रिपीटिंग बोल रहे थे, तो देखिए सेम ही है, रिकरिंग मतलब रिपीट होना, नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो नॉर्मली आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। तो क्या कह रहा है, अगर नंबर टर्मिनेट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ तो वो नंबर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से 2 कंडीशन बनती है, या तो आंसर रिपीट हो जैसे इनका हो रहा है, या फिर नॉन रिकरिंग। क्या होता है नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट ना हो, 1.2 1 3 7 1 9 8 3 कुछ ही आता जाए जो रिपीट ही नहीं हो रहा हो। जैसे √2 है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इरेशनल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो जैसे कि हमारे पास √2 है, तो √2 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है ना क्या होती है, 1.4144, इतना तो हमने पढ़ा है। √2 की वैल्यू 1.4142, इतना मैंने भी याद कर रखा है, इससे आगे मुझे भी याद नहीं है। देखिए हमने सारे नंबर्स के रूट याद कर रखे हैं, 1 से 10 तक तो ऑलमोस्ट सभी को याद है। तो क्या कह रही हूँ मैं, √2 की वैल्यू है जैसे 1.414 है, या मैं लिखूँ √3 तो वो पता है 1.732, इतना तो पता है, इससे आगे कुछ और होगा नंबर। तो अगर वो नंबर इससे आगे जैसे √2 है उसका होता है 1.4142, और इससे आगे 3 5
6 7 और ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा। तो आप क्या बोलोगे ये नंबर कैसा है हमारे पास कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं होता और क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये नंबर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो नंबर्स आपको समझ में आ गए। तो देखिए मैं यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स भी लिख देती हूँ। और सबसे पहले तो ये लिखती हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर है वो नंबर भी कैसा होगा, वो नंबर भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो हम बोलेंगे कि ये नंबर कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ गया। ये दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं इस पूरे चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फिर आगे भी समझ आ जाएगा और ये 10th में भी आपको यूज़ होगा ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है, ध्यान से देखेंगे। दोबारा से देखिए, अगर हमने डेसिमल एक्सपेंशन से उसको सोल्व किया बाय डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, कोई भी नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन अगर उसका हमने चेक किया तो कह रहा है 2 कंडीशन होंगी, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या वो टर्मिनेट नहीं होगा। और अगर वो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होना मतलब रिमाइंडर कितना आ जाना, 0। अगर वो टर्मिनेट हो गया तो नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है। और टर्मिनेट क्या हो जाएगा, जैसे 5/2 है, 7/5 है, ठीक है, 9/3 है, 9/2 है। अब आप बोलोगे आपको क्या पता ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये 10th के अंदर एक थ्योरम ही लगा लो। 10th के अंदर आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि अगर जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5, 2 जिस कोई भी अगर डिनोमिनेटर हमें जो दे रखा है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में अगर दे रखा है तो वो कैसा होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। तो ज़रूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों ही उसके अंदर आए। कह रहा है कि अगर किसी का डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n की फॉर्म में दे रखा है तो वो नंबर ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग होगा। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है सिंगल में। ये ना हो कि ये हो जाएगा, क्यों भाई, पावर 0 भी तो हो सकती है। m की पावर 0 हुई तो 2 की पावर 0 1 हो गया, तो मतलब सिर्फ 5 मिलेगा डिनोमिनेटर में, या 2 भी मिल सकता है। तो या तो डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 में से दोनों हो, तो वो डिजिट कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, टर्मिनेटिंग हुआ तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है। अब अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स होंगी, क्या, या तो वो रिकरिंग होगा यानी रिपीट होगा, या वो रिपीट नहीं होगा। तो अगर वो रिपीट हो गया तो वो नंबर कैसा हो गया, रेशनल यानी 1/3। और मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था शायद 1/7 का। ठीक है, तो ये नंबर कैसे हो गए, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। बात करते हैं इर्रेशनल की, तो यहाँ पे जितने भी स्क्वायर रूट नंबर्स मैंने बताए आपको वो, और पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेंगे। 22/7 हमने अगर उसको करोगे तो वो रिपीटिंग डिजिट दिखाएगा। ठीक है, तो वो रेशनल आ जाएगा, इर्रेशनल नहीं आएगा। और इसके ऊपर मैं आपको एक बार पूरी फुल वीडियो बना चुकी हूँ कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों ली, कितनी होती है, क्या है। ठीक है, तो आपको अगर वो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार वहाँ से जाकर इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई आप लोगों को होपफुली ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हमें इनको रिप्रेजेंट भी करना है किस पर, नंबर लाइन के ऊपर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दिया कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर उसके टॉपिक में है कि इरेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे, ये हम वहीं पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तब उसके अंदर समझा दूंगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर्स भी निकालते हैं। देखिए एक टॉपिक है आपका यहाँ पर, अगर मान लो मैं आपको दे रही हूँ 1/4 और मैंने दे दिया 1/7, ये मैं कह रही हूँ 2 रेशनल नंबर्स हैं मेरे पास, 2 रेशनल नंबर्स हैं मेरे पास, और मैं कह रही हूँ इसके बीच के 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन देम, इन दोनों के अंदर 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करिए। कैसे करोगे फाइंड, देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल नंबर दे दिया जाता 1/2 होता और 7/2 होता मान लो, तो आप कैसे फाइंड करते, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं यहाँ पे क्या बोल देती, मैं यहाँ पर बोलती 1/2 7/2 है
है ना भाई, डिनोमिनेटर सेम है, बीच के नंबर फाइंड करने हैं, तो 1/2 के बाद क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, 5/2, 6/2 और 7/2, तो ये है ही। तो इसके बीच के नंबर्स ये आ गए। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया भाई, 7/2 को डिवाइड करके देख लो कितना होता है, 3.5 ही तो होता है, तो उसके बीच के नंबर हैं ये सारे के सारे। डिनोमिनेटर सेम है तो बीच की टर्म्स तो यही होंगी। लेकिन आप लोग कहाँ गलतियाँ करते हो, आप लोग क्या करते हो, डिनोमिनेटर को तो देखते नहीं हो और सीधे उसके बीच के नंबर्स को लिखना शुरू कर देते हो। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, आप ऐसे ही अपनी मर्जी से बीच के नंबर अगर लिखोगे, तो देखो अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, लिख दिया, अब बीच के नंबर लिखो, बहुत सारे मिस्टेक करोगे। मैंने अभी क्या बोला आपको, यहाँ पे 6/2 भी बोला था ना भाई, 6/2 7/2 ही तो था यहाँ पे, तब तो 6/2 बीच का आ गया था। अब अगर मैं इसको देखूँ, 3 2 जा 6 और एक 7 बचा, 3 3 2.3 है, और ये तो डायरेक्ट ही 3 नंबर जा रहा है, डिवाइड करके देख लो 3, तो क्या इनके बीच में 2 और 2.3 के बीच में 3 आ सकता है, नहीं, वो तो उससे बड़ा नंबर हो गया। मैं आपको यहाँ पर डेसिमल में क्यों समझा रही हूँ, वो इसलिए ताकि आप मिस्टेक, एक बार आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए कि डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं हुआ तो आप बीच के नंबर्स को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखिए अगर हमें इनके बीच के नंबर्स को फाइंड करना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो फर्स्ट ये है कि आपको पहले से एडवांस में दे रखा हो कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो बात खत्म, उनके बीच के नंबर्स लिख दो। कम पढ़ रहे हैं तब भी उसका एक और सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इन दोनों नंबर्स की ज़्यादा, क्योंकि अगर एक एक चीज़ को मैंने यहाँ इसको भी डिस्कस किया तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसको भी यही डिस्कस कर लेंगे। पहले इसको देख लीजिए, इन दोनों नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने करने हैं बाद में बात करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 4 जा तो 28 आएगा, और इसको 4 से कर दूँ तो 28 आएगा। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/28, 7/28, इतना समझ में आया। दोबारा से देख लीजिए, फर्स्ट वर्क क्या था मेरा, फर्स्ट था कि मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ तो 4 था, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 7 था 4 से। सेकंड रूल, आपको ये नहीं है कि आपको इसको इक्वल करना था, तो सिर्फ आप डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों भाई, इसने क्या बिगाड़ दिया, देखो इक्वेलिटी अगर होती है तब भी हम दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो बीच में =2 है और मैंने बोला ये x है और ये 2 है, या कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो दोनों साइड करते हैं ताकि इक्वेशन का बैलेंस बना रहे। सेम यहाँ होता है, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, ऊपर तो रेशो ही हो गया, फ्रैक्शन ही तो है, तो ऊपर जो अप्लाई कर रहे हो जस्ट आपको नीचे भी करना पड़ेगा, दोनों में सेम करना पड़ेगा, तभी उनका रेशो सेम रहेगा, अदरवाइज रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये क्या, अब मेरे पास यहाँ आ गया 7/28 और ये आ गया 4/28, समझ आ गया। अब वो कह रहा है कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6। तो जितने भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें आप करोगे 1 ऐड, तो टोटल कितना आ गया, 7 आ गया, और उससे इसको कर दोगे मल्टीप्लाई। तो अब 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कुछ आंसर आएगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ आंसर आएगा, और आपको इनके बीच में 7 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन ऐसे नंबर्स थे, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, पर मोस्टली ऐसा होगा आपके पास कि एक्यूरेट 7 ही नंबर आएंगे, क्योंकि जब डिनोमिनेटर को सेम करोगे ना तो यहाँ ऑलरेडी आपके पास ऐसे ही नंबर आएंगे, और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उसकी पूरी की पूरी सीरीज़ लिख दीजिए, क्योंकि नंबर तो सारे ही हैं, आपको कोई 6 लिखने थे, आपने तो ज़्यादा लिखे हैं, कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा आप लिख सकते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब भी यही होता है कि आप उनका डिनोमिनेटर सेम कर दो। ठीक है, जैसे आपको लिख दिया 1/3 लिख दिया, और मैं कह रही हूँ इसके इक्विवेलेंट बनाओ, मतलब कि डिनोमिनेटर 12 कर दो। आपने पढ़ा था ना 8th में कि इसका डिनोमिनेटर 12 बना दो। कैसे बनाओगे भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान इतना रहे कि जब तुम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं करोगे, न्यूमरेटर को भी करोगे। क्या करोगे, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सारी चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि चलो, मैंने यहाँ पर एक टर्म और भी आपसे डिस्कस नहीं की कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं
कोई भी टू नंबर्स जिनके बीच का HCF कितना आ जाए 1। अब ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो जो दोनों नंबर्स हैं वो कैसे हो, प्राइम नंबर्स हो। ये टर्म भी आपके यहाँ पर क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे टू नंबर्स जिनके बीच का कोई भी एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर जिनके बीच का जो HCF है, HCF बिटवीन दैम इज़ 1। दोनों के बीच में HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है, मैंने कट मार दिया, मतलब कि ये कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही नंबर कैसे हों, प्राइम नंबर्स। नॉट नेसेसरी दैट दीज नंबर्स विल बी प्राइम, कि वो प्राइम ही होंगे। तो प्राइम होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे कोई भी दो नंबर को प्राइम क्या हो जाएंगे, जिनके बीच में जैसे 1 और 3 है, को प्राइम है, क्योंकि बीच में दोनों के में क्या है, HCF कितना है, 1 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं, देखो आपके पास कुछ लाज भी आ जाती हैं इसके अंदर। सेकंड देखिए, अगर मैं बात करूँ रेशनल और इरेशनल की, ठीक है, तो जब हम हमारे पास इसमें टर्म्स भी हैं कि अगर आपको इरेशनल नंबर समझ तो आ ही गया, तो अगर रेशनल और इरेशनल को ऐड कर दिया जाए तो फिर क्या सिचुएशन आएगी। देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल रही हूँ मैं, दो टर्म्स हैं, एक रेशनल है और एक इरेशनल है। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अगर मैं दोनों ही इरेशनल है उनको ऐड करती हूँ तो भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। एक इरेशनल है एक रेशनल है, या एक रेशनल है एक इरेशनल है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो दोबारा से सुनिए ध्यान से, अगर नंबर एक रेशनल है एक इरेशनल है, बीच में इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया और डिवाइड हो गया। क्या कह रहा है ध्यान से समझिए, एक रेशनल एक इरेशनल, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, उनको ऐड करते हो, उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, उनको डिवाइड करते हो, तो अगर चारों के चारों मैथ्स के ऑपरेशन लगाते हो आप, तब आंसर हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। दोबारा से देख लीजिए, आपको MCQ में भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। एक इरेशनल है एक रेशनल है, उनको अगर किसी भी ऑपरेशन उनके ऊपर आप अप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा हमेशा इरेशनल ही आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर इरेशनल हो गए तो आंसर चेंज हो सकता है। जैसे √2 है, मल्टीप्लाई में √2 है, सोल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 तो नॉर्मल नंबर आ गया। तो कह रहा है कि अगर नंबर इरेशनल है तो ऐड करोगे तो इरेशनल ही आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इरेशनल ही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार रेशनल ही आए या हर बार इरेशनल आए। तो अगर एक नंबर रेशनल है एक इरेशनल है तो ऑलवेज नंबर इरेशनल आएगा, कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर लो। लेकिन दोनों ही इरेशनल है तो उसमें कई बार कंडीशन ये हो जाती है कि वो रेशनल आ जाता है, कई बार इरेशनल, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, जो आपको लास्ट दे रखी है वो तो आपके बुक के अंदर ऑलरेडी दे रखा है, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा था ना, तो एक्सपोनेंट के अंदर ये लास्ट दे रखी है, सेम आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो। ये सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर है। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या लाज हैं आपके पास, एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे √a भी है तो आप इसको लिख सकते हो √a × √b। भाई हमने पहले भी तो पढ़ा था कि दो नंबर की अगर प्रोडक्ट कर रहे हो तो हम उनको क्या लिख सकते थे, सेपरेट करके लिख सकते थे ना। सेम यहाँ पे कह रहा है कि अगर स्क्वायर रूट में दो नंबर्स हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, √a × √b लिख सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, अगर हमारे पास ऐसे है √a/b तो भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर दो नंबर डिवाइड में है तो उनको कैसे a/b में, मतलब ये वाली चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। भाई थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। क्या डिफरेंट है कि अगर दो नंबर प्रोडक्ट में ऐसे थे तो हम उनको ऐसे लिख रहे थे, ऐसे ही सेम ये कह रहा है कि उनको स्क्वायर रूट साथ रहेगा उनके, √a/b है तो उसको √a/√b भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर कह रहा है ये देखो √a + √b है, √a - √b है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास एक ये वाला वो होती थी, आइडेंटिटी होती थी, पढ़ी थी 8th में, क्या आइडेंटिटी थी कि a + b × a - b को क्या लिख सकते थे,
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिख सकते थे, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। सेम यहाँ पर है, ये कह रहे हैं एक नंबर प्लस, दोनों सेम नंबर है, एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का सॉरी माइनस बी का स्क्वायर, यही तो है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो ये इससे कैंसिल, क्या बच गया, ए माइनस बी। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर यहाँ रूट ए प्लस रूट बी है, रूट ए माइनस रूट बी है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, चीज़ें वही हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा कन्वर्ट कर रखा है। नेक्स्ट में कह रहा है अगर मान लो ऐसे हो, रूट ए प्लस बी हो जाए और रूट ए माइनस बी हो जाए, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी भाई, बस सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखो ना, उसके बाद ये तो आपको खुद से आ जाएगी। कैसे, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, दो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वही एक का स्क्वायर ए बचेगा, माइनस में सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या आ गया, बी का स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, अगर ऐसे स्क्वायर रूट दे दिया जाए तो आइडेंटिटी यही है, लेकिन लिखने का तरीका ये हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर तो यही होगा और बी का स्क्वायर भी वही करना है आपको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। अगर यहाँ ये होता, ये ए और ये रूट बी और ये आ जाता ए माइनस रूट बी, तो क्या लिखते, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ बी हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है इनमें, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो रूट लगा दिया और उससे टर्म्स तो अपने आप चेंज हो जाएंगी, राइट। ऐसे ही हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब और कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, प्लस माइनस के स्क्वायर वाली भी पढ़ी थी ना, कि रूट ए प्लस रूट बी अगर इसका स्क्वायर किया जाए, हमने पढ़ा था ए प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा था, जल्दी से बताइए तो क्या था, वो था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही था। आ गई याद, अप्लाई कर दो, देखो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर ए ही आया, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर बी आया, प्लस 2 इंटू में रूट ए इंटू रूट बी, तो इनको मैं इकट्ठा करके लिख सकती हूँ, इतनी देर से यही तो समझाया, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना, सिर्फ यही टर्म है। लास्ट बचता है आपके पास रेशनलाइज, अगर हमें किसी नंबर को रेशनलाइज करता है, ये भी आपके एक एक्सरसाइज के अंदर है। मेरे पास है 1/√3 प्लस √2, बस एक लास्ट करा रही हूँ, बाकी जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो मैं आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करा दूंगी। इसमें कुछ एक्सपोनेंट की और भी टर्म्स है, जैसे जो उनकी पावर्स वाली चीज़ें थी, हमने पढ़ा है ए की पावर m है और b की पावर m है, तो दोनों को कलेक्ट करके लिख सकते हैं, या फिर किसी नंबर की पावर a की पावर m है, उसकी कुछ पावर है तो उनको भी कलेक्ट करके लिख सकते हैं। ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे ये सारी, तो हर एक एक्सरसाइज के साथ आपको समझाऊंगी, तो आप इजीली समझ पाओगे। यहाँ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो मैंने आपको समझा दी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन और मैं आपको बता रही हूँ। ये कह रहा है कि जब भी आप आंसर लिखो ना स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को, तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा सिंपल बना के रखो, ठीक है। मतलब आंसर आपको एक सिंपल सा अच्छा सा दिखना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर आपको कभी कोई भी टर्म दे दी जाए तो उसका जो आंसर है ना वो सिंपल बनाइए, स्क्वायर की टर्म्स को हटा दीजिए, स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप बोलोगे कॉन्जुगेट क्या भला है, तो ये कॉन्जुगेट क्या है, जो भी हमें टर्म दे रखी है उसके ऑपोजिट सिंबल, जैसे √3 प्लस √2 है तो इसका ऑपोजिट सिंबल ये हो गया ना भाई, √3 प्लस √2 था, कॉन्जुगेट क्या हो गया, यहाँ माइनस लग गया। इसकी बात करूँ तो इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है, तो जो ये साइन है यहाँ पर इसके ऑपोजिट साइन से यूज़ करेंगे और उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। सोल्व, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई यही आई, सेम नीचे की करो, आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी a माइनस बी लगी, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैंने पूरा लगा के दिखाया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब आप कई क्वेश्चन कर लोगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। √3 माइनस √2, ये तो कैंसिल, कितना बचा 3 और यहाँ से बचा 2, तो √3 माइनस √2 और ये नीचे कितना आ गया भाई 1, तो उसको तो लिखो या ना लिखो सेम है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको लिखने का। तो मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर क्या आ जाए, स्क्वायर रूट में उसका डिनोमिनेटर आ जाए, तो उसको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसको एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। और सिंपल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, उसका तरीका है हमारे पास लिखने का कि उसको रेशनलाइज कर दें। तो ये रेशनलाइजेशन है, क्या है ये, रेशनलाइजेशन है, ठीक है। हमने सिंपल पढ़ा भी था, अगर कभी आंसर √1/√5 आपका आया होगा
तो जब आपकी आदत है ना आंसर पीछे चेक करने की, तो उसमें मोस्टली क्या होता है, वहाँ पे आ जाता है आंसर √5/5। अब कहते हो आंसर तो ये था और मैम ये आ रहा है आंसर, कैसे आया? क्योंकि उसने इस वाले रूल को फॉलो किया है, रेशनल नंबर को यहाँ नहीं छोड़ा, तो वो क्या करेगा, सेम इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये तो बन गया √5 और ये √5 का स्क्वायर 5। यहाँ पर क्योंकि सिंगल टर्म है तो हम कॉन्जुगेट नहीं लेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसे 2 टर्म्स होंगी तो हम उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो आज मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन आपको करा दिया है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है आपको, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना भी ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।